हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये यूपीपी का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसमें आप देखेंगे हिंदी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का बच्चों ये पहला क्वेश्चन है और ये आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रुग्ण शब्द दिया गया है बच्चों। रुग्ण रुग्ण का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्थूल, दूसरा दिया गया है स्वस्थ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीमार और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कर्मठ। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जो रुग्ण होता है इसका अर्थ होता है बीमार, ठीक है। ये बीमार का क्या पर्यायवाची होता है। तो बच्चों, जो बीमार है तो बीमार यानी रुग्ण है, तो इसका जो उल्टा होगा तो वह होगा स्वस्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्वस्थ। ध्यान रखना बच्चों, हमें इसमें विलोम शब्द बताना था, न कि पर्यायवाची। तो रुग्ण का अर्थ होता है बीमार और इसका उल्टा हो गया स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि अवगुंठन, ठीक है, अवगुंठन वर्ड दिया गया है का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है घूंघट होता है, दूसरा है अंगूठा, थर्ड ऑप्शन है गांठ बांधना और फोर्थ ऑप्शन है गूंथना। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा घूंघट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अवगुंठन का जो अर्थ होता है क्या होता है, घूंघट होता है। तो बच्चों, आप अपने वीडियो के लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, कमेंट कर कर जरूर बताएं। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर किया करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चों को इसका आंसर आता भी होगा। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास और थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास, फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो बच्चों कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है, ठीक है। ये धनुर्बाण शब्द दिया गया है बच्चों, इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार का समास है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। अगर हम धनुर्बाण का संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों क्या होगा, धनुर, ठीक है, धनुर होगा, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर धनुर प्लस बाण होगा। यानी धनुष का उल्टा क्या होता है, बाण होता है, यानी धनुष और बाण। तो ये इन दोनों में क्या डैश का चिन्ह दिखाई देगा अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। यानी यहाँ पर भी एक हमें कंप्लीट वर्ड मिल रहा है और यहाँ पर भी एक कंप्लीट वर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अगर समास आता है कि धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है, तो आपको द्वंद्व समास लगाना है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, ठीक है। धनुष और बाण यानी और शब्द हमें इसका संधि विच्छेद करने पर मिल रहा है, तो वहां पर कौन सा शब्द, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। यानी हमें आपसे पूछता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब बच्चों पूछ लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है कि संधि कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की, स्वर संधि पूछता है तो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। उसी में से पूछा गया है कि बच्चों पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया गुण संधि, दूसरा दिया गया अयाधि संधि और थर्ड ऑप्शन दिया गया वृद्धि संधि और फोर्थ ऑप्शन दिया गया यण संधि। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संधि काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह होगा अयाधि संधि, ठीक है। अयाधि संधि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पो प्लस अन से जो शब्द बनेगा बच्चों वह बनेगा पवन, ठीक है। पो प्लस अन का जो संधि विच्छेद करने पर शब्द बनता है वह पवन बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
वह एक सप्ताह बाद आया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बच्चों ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटना है और इसमें 4 ऑप्शन है कि वह है या एक है या बाद है तो या आया है। तो वह तो बच्चों इसमें सर्वनाम हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया। आया क्या हो गया बच्चों? क्रिया हो गई। ठीक है, आया क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया हो गई। बचा है बच्चों ऑप्शन बी एक और ऑप्शन डी बाद। तो ठीक है, इन दोनों में से हमें बताना है कि इन दोनों में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, बाद। बाद जो है बच्चों यहाँ पर क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है। ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? तो हमें बच्चों इसमें विशेषण बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है, कोटि का विशेषण है। तो हमने क्या खरीदा है? गेहूं खरीदा है। और कितना खरीदा है? 10 क्विंटल। तो 10 क्विंटल यानी अगर ये क्विंटल आया है या लीटर आता है तो इसमें कौन सा विशेषण होता है? ये परिमाणवाचक में आता है। ठीक है, और इसमें क्या दे दिया बच्चों? क्विंटल से पहले 10 दे दिया, यानी एक मात्रा दे दी कि 10 ही क्विंटल खरीदा है, न कि इससे ज्यादा खरीदा है, न ही इससे कम खरीदा है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें विशेषण पूछ लेता है तो क्या होगा? बताया मैंने बच्चों, क्विंटल शब्द आया तो परिमाणवाचक होगा। तो इन चारों ऑप्शन में परिमाणवाचक के 2 ऑप्शन है, परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों इसमें ये मात्रा दी गई है 10 क्विंटल, जो कि एक निश्चित मात्रा है। ठीक है, उसने जो गेहूं खरीदा है वह 10 क्विंटल से न तो ज्यादा खरीदा है न ही कम खरीदा है, पूरा का पूरा 10 क्विंटल ही खरीदा है। तो इसका जो राइट बनेगा, राइट आंसर होगा निश्चित परिमाण वाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखना बच्चों कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और पूछ लेता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ये भी एग्जामिनर काफी बार पूछता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कल का प्रैक्टिस सेट आपने अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर देंगे। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण है, दूसरा है संकेतवाचक सर्वनाम है, थर्ड ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम है और फोर्थ ऑप्शन है गुणवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों कल की प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि जो और ये सो शब्द जो होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के भेद होता है, यानी जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है उसी में जो और सो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक और फोर्थ ऑप्शन है समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बच्चों? इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। राज्यपाल जो है बच्चों एक जाति को दर्शाता है, ठीक है, न कि ये नाम है, ना ही ये भाव को दर्शाता है, ना ही समूह को दर्शाता है, ना ही व्यक्तिवाचक। तो ये क्या है? एक जाति है, ये जाति का भेद कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये बच्चों वाक्य दिया गया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। ठीक है, हमें बताना है ये वाक्य जो है किस प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सरल वाक्य है, दूसरा ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य है, थर्ड ऑप्शन है मिश्र वाक्य है और फोर्थ ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस वाक्य में बच्चों दो वाक्यों को जोड़ रहा है और किससे? कीवर्ड से, कि पिता ने समझाया, ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए। इन दोनों को जो संबंध दर्शाया है वह की ने दर्शाया है, यानी की ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो यहाँ पर अगर कीवर्ड किसी में आ जाता है तो वो मिश्र वाक्य में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 भी इस प्रैक्टिस सेट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो पहला ऑप्शन है तत्सम में, दूसरा है तद्भव में, थर्ड ऑप्शन है देशज, फोर्थ है विदेशज। तो बच्चों जो लालटेन शब्द होता है ये विदेशी भाषा का शब्द है, यानी विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया प्रश्न है कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है विवरण चिन्ह, दूसरा है निर्देशक चिन्ह, थर्ड ऑप्शन है कोष्टक चिन्ह और फोर्थ ऑप्शन है उपविराम चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह होगा कोष्टक चिन्ह। ठीक है, जो कोष्टक चिन्ह होते हैं बच्चों कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है छह क्षत्रिय, दूसरा है तय त्रिशूल, फोर्थ है ज्ञानी और डी ऑप्शन है फै। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और ये कौन कौन से होते हैं, छह क्षत्रिय होता है, तय त्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है और एक ही श्रेय वाला श्री होता है। ठीक है, यही होता है। आपको कमेंट कर कर बताना है क्या ये मैंने सही बताए हैं कि छह क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय श्री। तो इन चारों को क्या बोलते हैं, हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं बच्चों छह क्षत्रिय भी होता है, तय त्रिशूल भी होता है, ज्ञानी भी होता है, लेकिन वैसे ये फल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें विशिख बताना है किस शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है बाण, तीसरा है तरु, फोर्थ है सरोवर। तो बच्चों इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बाण। ठीक है, बाण जो धनुष बाण होता है उसका क्या विशिख पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो बाण का पर्यायवाची होता है बच्चों सर भी बाण का पर्यायवाची होता है, तीर भी बाण का पर्यायवाची होता है और सायक आता है बच्चों, ये भी बाण का पर्यायवाची होता है और आशुभ आशुभ भी आता है तो ये भी बाण का पर्यायवाची होता है। और एक रखना है शिलीमुख, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिलीमुख किसका पर्यायवाची है, तो बाण का पर्यायवाची होता है। और एक विशक तो बच्चों होता ही है। तो ये 5 मैंने बता दिए हैं। बाण के पर्यायवाची विशिख हो गया, सर हो गया, तीर हो गया, शायक हो गया, आशुभ हो गया और एक शिलीमुख हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाग में घूमने जाना, दूसरा है साग सब्जी पैदा करना, थर्ड ऑप्शन है प्रलोभन देना, फोर्थ ऑप्शन है भयभीत करना। तो सब्ज बाग दिखाने का जो अर्थ होता है बच्चों वह होता है प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट मुहावरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ठीक है, लोकोक्ति दी गई है, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है कि 8 कनौजिया हैं और 9 चूल्हे हैं, इनका अर्थ क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है मस्त रहना, दूसरा ऑप्शन है फाका करना, तीसरा ऑप्शन है अलगाव की स्थिति और फोर्थ ऑप्शन है संपन्नता की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वह होगा अलगाव की स्थिति, यानी लड़ाई झगड़े की स्थिति। यानी 8 चूल्हे हैं और उन पर खाना बनाने वाले 9 चूल्हे हैं और उनमें खाना बनाने वाले 8 व्यक्ति हैं। तो उसमें क्या अलगाव की स्थिति हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है ये भी, तो आप इसे एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, हमें तत्सम शब्द नहीं है पहचानना है।
तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया है इंदु, तो इंदु भी तत्सम शब्द होता है। दूसरा दिया है दिनेश, तो दिनेश भी तत्सम शब्द है। थर्ड ऑप्शन दिया गया मनोज, तो मनोज भी तत्सम शब्द है। फोर्थ है रात, तो रात बच्चों तत्सम शब्द नहीं होता है, इसका तत्सम शब्द जो बनता है वह बनता है रात्रि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रात्रि इसका तत्सम शब्द है और रात जो है तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। ठीक है, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है या कौन सा शब्द है। तो पहला ऑप्शन है तद्भव शब्द है, दूसरा है देशज है, या तत्सम है, या संकर वर्ण है। तो इन चारों में से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों गड़बड़ घोटाला जो है ये देशज शब्द है, यानी ये क्या है बच्चों, गांव देहात का वर्ड है, तो ये देशज वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी। ठीक है बच्चों, ये पहला दिया गया है अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी क्या है बच्चों, ये शुद्ध है। ठीक है, फिर दिया है पूजनीय, तो पूजनीय क्या गलत है। तदोपरांत, तदोपरांत भी बच्चों गलत लिखा हुआ है। कवियत्री, कवियत्री भी गलत लिखा हुआ है। तो हमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना था, तो बच्चों शुद्ध वर्तनी में अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों पूछ लेते हैं कि पूजनीय सर किस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूजनीय इस प्रकार लिखा जाता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तदोपरांत आता है बच्चों, तदोपरांत इस प्रकार आपको लिखना है, इसमें जो ओ की मात्रा नहीं लगानी है। ठीक है, इसमें क्या छोटे ओ की मात्रा लगानी है, तदुपरांत ये सही होता है। और कवयत्री किस प्रकार लिखा जाता है बच्चों, तो कवयत्री इस प्रकार लिखा जाएगा, ये इस प्रकार शुद्ध वर्तनी में होता है। तो यानी पूजनीय अब सही लिखा हुआ है, तदुपरांत भी सही है, कवयत्री भी सही है, और बच्चों अंत्याक्षरी तो पहले से ही सही था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कि शब्द युग्म पर्यंत डैश पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन करें। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इस पर्यंक और इस पर्यंत का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों जो पर्यंत होता है, इस पर्यंत का अर्थ होता है तक, और ये जो पर्यंक होता है, इस पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर पर्यंत आगा तो पर्यंत का जो अर्थ है बच्चों तक होता है, और ये पर्यंक अगर आता है तो इसका अर्थ होता है पलंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला है दही खट्टी है, दूसरा है दही खट्टा है, तीसरा ऑप्शन है दही खटास है, और फोर्थ ऑप्शन है दही खटाई है। तो इन चारों में से हमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है। ठीक है, दही खट्टा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। जो दही होता है ये प्लूरल नाउन में प्रयोग हुआ होता है, तो यहाँ पर दही खट्टी है ये गलत होगा, दही खट्टा है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ठीक है, जो बच्चों बिहारी हिंदी है इसकी बोली का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा है बघेली, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, फोर्थ है बुंदेली। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों बिहारी हिंदी की जो बोली का नाम है वह होता है मगही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगाएंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या होता है, तो मगही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है बुंदेली, फोर्थ है बांगरू। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बच्चों पश्चिमी हिंदी है इसकी सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, ब्रजभाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अप्रमेय, ठीक है, ये अप्रमेय वर्ड दिया गया है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो वाक्य से छोटा रूप होता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं, या वाक्य का आधा रूप।
तो अप्रिमेय का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो तोला या नापा ना जा सके, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है जो अवश्य होने वाला हो। थर्ड ऑप्शन है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। और फोर्थ ऑप्शन है जो समय पर संभव न हो। तो अप्रिमेय का जो अर्थ होता है बच्चों, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे बोलते हैं अप्रिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे प्रमेय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न था एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये बच्चों विष में जो है स्थायी भाव दिया गया है, और ये किस रस का स्थायी भाव होता है हमें बताना है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो राइट आंसर है बच्चों वह होगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह विष में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शांत रस का बच्चों निर्वेद होता है, निर्वेद। ध्यान रखना है आपको, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का हास होता है, ह्रास। ठीक है, इसी प्रकार विभिन्न रस का जुगुप्सा होता है या घृणा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जुगुप्सा या घृणा। ये किसका स्थायी स्थायी भाव होता है? विभिन्न रस का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हास्य रस का स्थायी भाव ह्रास होता है, और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार या अपहुति अलंकार। तो बच्चों जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अपहुति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा प्रश्न था बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ठीक है, तो जो दोहे का उल्टा छंद होता है उसे हमें बताना है कि क्या होता है। पहला ऑप्शन रोला, दूसरा चौपाई, तीसरा है सोरठा, फोर्थ है बरवे। तो बच्चों जो दोहे का उल्टा होता है वह सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में और सोरठे में 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वह 13-13 होती है, और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वह 11-11 होती है। और इसे हम बच्चों अर्ध सम मात्रिक छंद भी कहते हैं। दोहे को हम कैसा छंद कहते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद भी दोहे को हम कहते हैं, मात्रिक छंद। और बच्चों आपको ध्यान रखना है दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो सोरठे में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और इसे भी अर्ध सममात्रिक छंद हम कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की विशिष्ट 28 क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बच्चों अभी बताया था जो ब्रज भाषा है ये किस पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर उसने पूछ लिया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है राज्य भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, या राष्ट्र भाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है वह है काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि काव्य भाषा का दूसरा नाम होता है कवि की साहित्यिक भाषा। ठीक है, इस काव्य भाषा को हम क्या कहते हैं? जो कवि की साहित्यिक भाषा होती है उसे हम काव्य भाषा कहते हैं। कवि की साहित्यिक भाषा को हम काव्य भाषा भी कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है आगरा से, दूसरा है इलाहाबाद से, थर्ड ऑप्शन है कानपुर से, फोर्थ है लखनऊ से। तो जो माधुरी पत्रिका थी बच्चों, इसका जो प्रकाशन होता था वह लखनऊ से होता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना है इसका जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ था वह अगस्त 1921 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, माधुरी पत्रिका का।
और माधुरी की पत्रिका के जो संपादक थे बच्चों, इनका भी ध्यान रखना है आपको। जब ये स्टार्टिंग में पत्रिका का प्रकाशन हुआ था तो उस समय इसके जो संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव थे। ठीक है, विष्णु नारायण नारायण भार्गव थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब माधुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था लखनऊ से अगस्त 1921 में, उस समय इसके जो संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव थे। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट था। और माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है नगेंद्र शर्मा की, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, थर्ड ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, फोर्थ है भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वह है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कि मैया मोही यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, बहुत खिजायो, तो हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बच्चों ये आपकी तर्क शक्ति पर आधारित क्वेश्चन होता है और आपकी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होता है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा है दाऊ, थर्ड ऑप्शन है सुदामा, फोर्थ है सका। तो आपने काफी बार ये दोहा पढ़ा होगा कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाऊ यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि बच्चों ई से य रे ले वे इन्हें हमें क्रम से लगाना है और स्टार्टिंग में क्या 1 नंबर पॉइंट आएगा और लास्ट में 6 नंबर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक 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 से आगे क्या आना चाहिए, एक एक, तो एक के बाद एक तो आएगा नहीं, एक के बाद की भी नहीं आएंगे, एक की समष्टि, एक लेकर रहने वाले व्यक्ति ये भी नहीं आएगा। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एक भौगोलिक सीमा में। ठीक है, एक नंबर ये हो गया कि एक भौगोलिक सीमा में। ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक राष्ट्रीय चेतना, 2 नंबर पॉइंट ये लगा देते हैं क्योंकि वैसे बच्चों दो ही याद स्टार्ट हो रहे थे, एक तो ये सी ऑप्शन एक डी ऑप्शन। तो रे वाला अगर हम देख रहे थे एक भौगोलिक सीमा में, की तो आने का नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, एक राष्ट्रीय चेतना, लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो बच्चों ये क्या बन गया, एक पूरा वाक्य बन गया है कि एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आपको इन 33 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट कर कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।